नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइन। उत्तराखंड ने लागू किया यूसीसी, ऐसा करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड। रंजना प्रकाश देसाई पैनल किया गया था गठित। डीआरसी में M23 ने किया गोमा पर कब्जा। सेंट्रल अफ्रीकन देश है डीआरसी, रवांडा समर्थित ग्रुप है M23। और इंदौर तथा उदयपुर बने भारत के पहले वेटलैंड शहर। रामसर मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहर सूची में आया नाम। वैश्विक स्तर पर 31 नए शहरों को मिला है ये दर्जा। आइए शुरू करें। उत्तराखंड आज यानी 27 जनवरी 2025 को स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। देखिए, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के पद पर हैं पुष्कर धामी। मार्च 2022 में हुए चुनावों में पुष्कर धामी सत्ता में दोबारा चुनकर आए थे। उन्होंने 2 चुनावों में ही घोषणा की थी कि पावर में आकर वे राज्य में यूसीसी लागू करेंगे। यूसीसी उत्तराखंड की जनता के लिए कितना जरूरी रहा होगा, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि साल 2000 में उत्तराखंड गठित हुआ और तब से कोई भी पार्टी पावर को रिटेन नहीं कर पाई थी। लेकिन 2022 में पुष्कर धामी के यूसीसी वाले वायदे ने उन्हें राज्य में लगातार दोबारा सरकार बनाने का मौका दिया और वादे के मुताबिक उत्तराखंड कैबिनेट ने मार्च 2022 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक एक्सपर्ट पैनल के गठन को मंजूरी दी। ये पैनल सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया था। पैनल ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसे फरवरी 2024 में राज्य सरकार के सामने पेश किया गया और चंद दिनों के बाद राज्य सरकार ने पारित किया यूसीसी एक्ट। यूसीसी उत्तराखंड 2024 एक्ट के प्रावधान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों और उन व्यक्तियों को छोड़कर राज्य के प्रत्येक निवासी पर लागू होंगे जिनके कस्टमरी राइट्स या प्रथागत अधिकार संविधान के भाग 21 के तहत संरक्षित हैं। उत्तराखंड के बाहर रहने वाले निवासी भी यूसीसी के दायरे में आएंगे। उत्तराखंड का यूसीसी एक्ट विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े मामलों से संबंधित कानूनों को नियंत्रित और रेगुलेट करेगा। ये पॉलीगैमी या बहुविवाह और हलाला पर प्रतिबंध लगाता है। उत्तराखंड का यूसीसी पुरुषों और महिलाओं के लिए कानूनी विवाह की आयु 21 और 18 साल निर्धारित करता है। साथ ही समान आधार और प्रक्रियाएं स्थापित करता है। विवाह की रस्में धार्मिक रीति रिवाजों या कानूनी प्रावधानों के तहत की जा सकती हैं। विवाह को 60 दिनों के भीतर पंजीकृत करना होगा। साथ ही लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण भी अनिवार्य होगा। 26 मार्च 2010 से पहले या उत्तराखंड के बाहर संपन्न विवाह अधिनियम के प्रभावी होने के 180 दिनों के भीतर पंजीकृत किए जा सकते हैं। तलाक के मामले में पति और पत्नी दोनों समान आधार पर तलाक ले सकते हैं। कोई भी सैनिक, एयरफोर्स पर्सनल जो युद्ध में शामिल हैं या समुद्र में मरीनर को विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत बनाने के लिए नियमों को फ्लेक्सिबल रखा गया है। आपको बता दें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 में भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए प्रयास करने की बात की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मतलब है कि भारत के लिए एक कानून होगा जो सभी धार्मिक समुदायों के विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे मामलों पर लागू होगा। यूसीसी को संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है, इसलिए ये केवल गाइडलाइंस है, इसे लागू करना बाध्यकारी नहीं है। संविधान सभा की बहसों में यूसीसी पर खासी चर्चा की गई थी। हालांकि इन बहसों में जेंडर जस्टिस जैसे मुद्दों को शामिल नहीं किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि यूसीसी की जरूरत है, लेकिन अभी के लिए इसे वॉलंटरी रखा जाना चाहिए। वहीं अल्लादी कृष्ण स्वामी यूसीसी को लागू करने के पक्ष में थे। इस मामले में न्यायपालिका ने भी कई मामलों में अपनी राय व्यक्त की है। जैसे शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कॉमन सिविल कोड को जरूरी बताया था। सेंट्रल अफ्रीका में एक देश है डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसके पूर्वी हिस्से में एक शहर है गोमा। खबर है कि M23 नाम के एक विद्रोही गुट ने समूह ने इस शहर पर कब्जा कर लिया है। कब्जे की खबर खुद इस समूह ने घोषित की। M23 नाम के इस समूह को मदद करता है अफ्रीका का ही एक देश रवांडा। इस समूह ने गोमा के निवासियों से शांत रहने की अपील की है, लेकिन यूएन की एक रिपोर्ट बताती है कि डीआरसी के उत्तरी किवू राज्य की तकरीबन 1/3 आबादी वहां से पलायन कर चुकी है। गोमा शहर इसी राज्य में स्थित है। इसके कब्जे में जाने के बाद यह स्थिति और खराब होगी। इस कब्जे के बाद से डीआरसी ने तो युद्ध की स्थिति की बात कही है, वहीं रवांडा से अपने संबंध खत्म कर लिए हैं। हालांकि रवांडा M23 को समर्थन देने की बात को नकारता रहा है, लेकिन यूएन के एक्सपर्ट्स के दावों और जारी रिपोर्ट्स की माने तो M23 की गतिविधियों में रवांडा शामिल है।
इससे पहले 2012 में भी M23 गोमा पर कब्जा कर चुका है। तब रवांडा पर बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाला गया था। इसके बाद इस समूह ने गोमा से कंट्रोल वापस ले लिया। 2021 से अब तक M23 DRC के पूर्वी हिस्से के एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर चुका है। गौरतलब है कि DRC का यह हिस्सा खूब खनिज संसाधनों से संपन्न है। आपको बता दें कि DRC मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है। भूमध्य रेखा इस देश से होकर गुजरती है। 9 देश DRC के साथ सीमा साझा करते हैं। स्क्रीन पर आ रहे मैप पर आप देखेंगे तो इसके उत्तर पश्चिम में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। इसके उत्तर में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक स्थित है। वहीं साउथ सूडान इसके उत्तर पूर्व में है। बुरुंडी, रवांडा और युगांडा इसके पूर्व में स्थित हैं। वहीं तंजानिया इसके पूर्व में टंगानिका झील के निकट स्थित है। जाम्बिया इसके दक्षिण पूर्व में और अंगोला दक्षिण पश्चिम में है। एक बात और ध्यान रहे कि DRC की सीमा पश्चिम में अटलांटिक महासागर से भी लगती है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए 2023 में UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न को देखिए। प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रायः समाचारों में उल्लिखित होने वाले क्षेत्र और दूसरी तरफ था समाचारों में होने का कारण। पहला, उत्तरी कीवू और इटुरी, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध। नागोर्नो काराबाख, मोजाम्बिक में विप्लव। खेरसौन और जैप्रेजिया, इजराइल और लेबनान के बीच विवाद। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कोई भी नहीं। बनना चाहते हैं IAS मगर कंफ्यूज हैं कि कहां से शुरू करें तैयारी? तो मत होइए परेशान। स्टडी IQ IAS हिंदी अब अपने प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रतिज्ञा फाउंडेशन बैच के लिए लेकर आया है रिपब्लिक डे सेल। सेल का लाभ उठाते ही आप महज 26,999 रुपए में जुड़ जाएंगे हमारे प्रतिज्ञा बैच के साथ। देखिए, P2I प्रतिज्ञा बैच में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और CSET की क्लासेस तो मिलती ही। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापसी की गारंटी और मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली में निःशुल्क आवासीय सुविधा। इसके अलावा हर महीने टेस्ट में टॉप करने पर आपको मिलेगा 11,000 रुपए जीतने का मौका भी। 27 जनवरी से सुबह 8 बजे हो रही है बैच की शुरुआत, तो तुरंत SIQH कोड का इस्तेमाल कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ और करिए अपने सारे कंफ्यूजन्स को दूर। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन्स रह जाएं तो कर दीजिए amrit@studiiq.com पर मेल। भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और झीलों के शहर उदयपुर ने अपने नाम को वैश्विक स्तर पर दर्ज करा लिया है। दरअसल इन दोनों शहरों को रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहर की सूची में शामिल किया गया है। ये एक ऐसी सूची है जो उन शहरों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है जो अपने प्राकृतिक और मानव निर्मित वेटलैंड्स को महत्व देते हैं। कन्वेंशन की एक स्वतंत्र सलाहकार समिति ने अपनी हालिया बैठक में 31 नए शहरों को ऐसे मान्यता दी है, जिससे ऐसे वैश्विक शहरों की संख्या 74 तक पहुंच गई है। इंदौर और उदयपुर भारत से इस लिस्ट में शामिल होने वाले पहले शहर हैं। ये दर्जा वेटलैंड्स के नजदीक और उन पर निर्भर शहरों को इन मूल्यवान पारिस्थितिकी प्रणालियों के साथ सकारात्मक संबंध को और मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ये वेटलैंड्स लोगों की जागरूकता बढ़ाने का भी काम करेंगे। आपको बता दें कि वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर मिट्टी साल भर या साल के किसी समय में पानी से कवर रहती है या पानी इसकी सतह के पास मौजूद रहता है। आर्द्र भूमियों के महत्व की बात करें तो ये स्थानीय निवासियों की आजीविका का जरिया बन सकती हैं। इनके जरिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। ये आपदा को रोकने में मददगार होती हैं। आर्द्र भूमियां बाढ़ की घटनाओं में भी कमी लाती हैं, तटीय इलाकों की रक्षा भी करती हैं। इसके अलावा प्रदूषकों को अवशोषित कर पानी की गुणवत्ता में सुधार करती हैं। द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये कन्वेंशन ईरान के रामसर शहर के नाम पर है, जहां इस ट्रीटी पर 1971 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत जो क्षेत्र संरक्षण के लिए चुने जाते हैं उन्हें रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। इस कन्वेंशन का मकसद पूरी दुनिया की वेटलैंड्स को बेहतर प्रबंधन के जरिए सुरक्षित करना है। रामसर साइट और मान्यता प्राप्त आर्द्र भूमि शहर दो अलग अलग टैग्स हैं। भारत में वर्तमान में 85 रामसर साइट्स मौजूद हैं। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर पद्म पुरस्कारों की भी घोषणा की जाती है। 2025 के लिए भी इन पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं। इन्हें 3 कैटेगरीज में प्रदान किया जाता है। ये हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इनमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं हैं। वहीं सूची में 13 ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पुरस्कार मरणोपरांत देने की घोषणा की गई है।
देखिए, कुल 139 नामों को याद रख पाना तो पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए हम 7 पद्म विभूषण वाले नामों को डिस्कस करेंगे। पद्म विभूषण पाने वालों में श्री डुबुर नागेश्वर रेड्डी को मेडिसिन के क्षेत्र में पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। वे तेलंगाना राज्य से हैं। रिटायर्ड जस्टिस जगदीश सिंह केहर को लोक सेवा के मामले में पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। वे चंडीगढ़ से हैं। वहीं कमुदिनी रजनीकांत लेखिया को कला के क्षेत्र में पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। वे गुजरात से हैं। ऐसे ही लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में अवार्ड देने की घोषणा हुई। वे कर्नाटक से हैं। इसके अलावा केरल से ताल्लुक रखने वाले MT वासुदेवन नायर को शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र में अवार्ड देने की घोषणा की गई है। वहीं जापान के ओसामू सुजुकी को व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। शारदा सिन्हा को कला के क्षेत्र में अवार्ड देने की घोषणा की गई है। शारदा सिन्हा बिहार की लोक गायिका थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। MT वासुदेवन नायर और ओसामू सुजुकी को भी ये पुरस्कार मरणोपरांत ही दिया जा रहा है। अगर आप यूपी, MP या बिहार या किसी भी राज्य सेवा परीक्षा को देने जा रहे हैं तो एक बार उस राज्य के जिन भी लोगों को ये अवार्ड्स दिए जा रहे हों उनके नाम जरूर देख लीजिएगा। आमतौर पर इनकी घोषणा गणतंत्र दिवस के मौके पर कर दी जाती है। वहीं इन्हें राष्ट्रपति द्वारा मार्च या अप्रैल में आयोजित एक समारोह के दौरान प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, पब्लिक अफेयर्स, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, मेडिसिन, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सर्विस आदि क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पद्म भूषण डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर, वहीं पद्मश्री डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड के लिए दिए जाते हैं। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है भौतिक परिवर्तन या फिर फिजिकल चेंजेस। ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई नए पदार्थ नहीं बनते उन्हें भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इनमें शामिल पदार्थों की आइडेंटिटी में बदलाव नहीं होता। ये कुछ प्रोसेस के बाद वापस से अपनी पुरानी स्थिति में लौट सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बर्फ का गलना। देखिए, जब बर्फ को गर्म किया जाता है तो बर्फ गलकर पानी बनाती है। अब दिखने में तो बर्फ और पानी अलग अलग हैं, लेकिन दोनों पानी के अणुओं से ही बने हैं। इस तरह बर्फ गलने पर कोई नया पदार्थ नहीं बनाता, इसलिए इसे भौतिक परिवर्तन ही माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। सरकार ने NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS की अधिसूचना जारी की। इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। UPS के तहत आखिरी वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, जिसमें महंगाई के अनुसार बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा इसमें फैमिली पेंशन के रूप में पेंशन का 60% और 10 साल की सेवा के बाद कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन का प्रावधान है। UPS चुनने वाले कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देंगे, जिसे सरकार भी मैच करेगी। सरकार 8.5% के अतिरिक्त फंड का भी योगदान करेगी। वहीं जो कर्मचारी UPS नहीं चुनेंगे उन्हें NPS के तहत उनकी बचत के अनुसार पेंशन मिलेगी। भारत सरकार पूरे देश में IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को सटीक बनाने की योजना पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और ISRO शामिल हैं। अगर IST में मिली सेकेंड से माइक्रो सेकेंड तक की सटीकता मिल जाती है तो नेविगेशन, टेलीकॉम, बैंकिंग और पावर ग्रिड जैसे कई क्षेत्रों में फायदा होगा। इसके बाद लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के तहत बनाए गए ड्राफ्ट नियमों को सभी कानूनी, प्रशासनिक और व्यावसायिक कार्यों में अनिवार्य किया जाएगा। ये नियम वित्तीय लेन देन, बेहतर प्रशासन, 5G, AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे क्षेत्रों में सुधार सुनिश्चित करेंगे। नोएडा के एक टीनेजर दक्ष मलिक ने एक एस्टेरॉयड खोजा है। इसे इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डिस्कवरी प्रोजेक्ट IAPD के तहत खोजा गया। दक्ष को ये मौका इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन IASC के थ्रू मिला। नासा ने इस खोजे गए एस्टेरॉयड 2023 OG40 को मान्यता दे दी है। अब इसका दक्ष द्वारा ही नामकरण किया जाएगा। अगले 5 सालों में नाम देने की ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। एस्टेरॉयड को माइनर प्लैनेट भी कहा जाता है। ये शुरुआती सौर मंडल के निर्माण से जुड़े पत्थर के अवशेष होते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर बनी संसदीय समिति ने 12 संशोधनों को मंजूरी दी। ये संशोधन वर्तमान केंद्रीय सरकार में शामिल सदस्यों द्वारा दिए गए थे। वहीं विपक्ष के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित 44 संशोधनों को खारिज कर दिया गया। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बताया कि स्वीकृत संशोधनों का मकसद गरीब और पसमानदा मुस्लिम समुदाय को लाभ देना है। अब वक्फ संपत्ति विवाद के मामले में अधिकार कलेक्टर से हटाकर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जैसे कि आयुक्त या सचिव को दिया गया है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों और एक मुस्लिम विद्वान को शामिल करने का भी प्रावधान है। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों के पोर्टल पर पंजीकरण कराने के समय को 6 महीने से ज्यादा करने का भी सुझाव दिया गया।
वैज्ञानिकों ने पार्किंसंस रोग के लिए एक नई नैनो फॉर्मुलेशन तकनीक डेवलप की है जो 17 बीटा एस्ट्राडियोल E2 नामक हार्मोन को आसानी से ब्रेन तक पहुंचाती है। इस तकनीक में वैज्ञानिकों ने डोपामाइन रिसेप्टर D3 के साथ E2 से भरे नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया। ये तकनीक माइटोकॉन्ड्रिया को नुकसान से बचाती है और न्यूरॉन्स को सुरक्षित रखती है। आपको बता दें, पार्किंसंस रोग एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो ब्रेन में डोपामाइन की कमी से होता है। इसमें मांसपेशियों में जकड़न, कंपन और बैलेंस की समस्या हो जाती है। ये आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ होता है और धीरे धीरे बढ़ता रहता है। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, खबरों में रहा M23 समूह किस देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति के लिए जिम्मेदार है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बुरुंडी, हैती या फिर इथोपिया? अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने समान नागरिक संहिता को कानून बनाकर लागू किया है? उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर असम? आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, 2025 में भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि किस देश से संबंधित है? फ्रांस, इजिप्ट, इंडोनेशिया या फिर यूके? सही जवाब है इंडोनेशिया यानी ऑप्शन सी। और अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक में शामिल नहीं है? पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका? सही जवाब है पाकिस्तान। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।